नमस्कार, स्वागत है आपका सभी का सिग्मा कोचिंग क्लासेस पर। और आज से हम जो 2022 में प्रश्न बैंक आई हुई हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आज हमने हिंदी को लिया है और हिंदी की जो प्रश्न बैंक है उसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल उसके जो इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 इसमें जितने भी ओटियाँ हैं उनके तो आंसर सभी को उसमें प्रश्न बैंक में दिए ही हैं। ओटियों के साथ साथ जो प्रश्न दिए हैं उनको भी बिल्कुल लाइन बाय लाइन अच्छे से इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि बिल्कुल एक ही बार में दिमाग पर बैठ जाए और पेपर में डायरेक्ट आपको याद आए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आज हम समझने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और सभी को अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न बैंक पर हमारी। तो स्टूडेंट चलिए चलते हैं प्रश्न बैंक को सॉल्व करते हैं। तो हम हिंदी की प्रश्न बैंक को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न बैंक जो आपकी 10th क्लास में आई हैं उनका पूरा सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इकाई, जैसे ये हमारी प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन है और इसकी इकाई हमारी ग्रामर। तो हम ग्रामर से स्टार्ट कर रहे हैं इकाई 2 से। ठीक है, इकाई 2 सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है इसमें कि सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो सबको पता है सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, रामचरितमानस है। ठीक है, जो कि तुलसीदास ने लिखा है। इसके बाद रामचरितमानस महाकाव्य की रचयिता कौन है, सभी को पता है भैया। रामचरितमानस किसने लिखा है, हमारे तुलसीदास जी ने ही लिखा है ना रामचरितमानस। सभी ने सुना होगा, FM बैंड पर सुबह सुबह आता है। ठीक है, FM वैसे सभी ने नहीं सुना होगा। फिर इसके बाद आते हैं रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा। अब रौद्र रस का स्थायी भाव सभी को पता है कि क्या होगा, क्रोध। ठीक है, जल्दी जल्दी इनको टिक करते जाते हैं हम ओटियों को। फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसरों पे भी आएंगे। क्वेश्चन आंसर बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक एक करके समझेंगे पूरे अच्छे से। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ओटियों से पहले हम थोड़ा सा बेस बना लेते हैं, जिससे क्या होगा तुम्हें सारी चीज़ें ओटी वगैरह भी सरल लगेंगी। ठीक है, तो बेस क्या है, जैसे कि सबसे पहले हम काव्य को समझते हैं। ग्रामर में जो काव्य आता है, काव्य उसके क्या क्वेश्चन आंसर भी बहुत सारे हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन है, उनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो काव्य क्या होता है देखो, तो आचार्य विश्वनाथ जी हमें एक परिभाषा दे गए हैं काव्य की। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो काव्य क्या होता है, ठीक है, कि जो काव्य होता है ना, एक लाइन है, रसात्मक वाक्यम काव्यम। रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रसयुक्त वाक्य को हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। जैसे कि सुना होगा, जैसे अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं हम। काव्य क्या होता है कि काव्य बनता है वाक्य से। अब कैसा वाक्य, जिसको पढ़ने पर रस आए। ठीक है, वैसे वाक्य को भी सबने सुना होगा। वाक्य किससे मिलके बनते हैं, शब्दों से। शब्द किससे मिलके बनते हैं, शब्द किससे मिलके बनते हैं, वर्णों से। यानी कि वर्णों से मिलके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। शब्दों से मिलके क्या बनते हैं, वाक्य। और ऐसा वाक्य जिसको पढ़ने पर हमें रस मिल जाए, जिसको पढ़ने पर हमें क्या आ जाए, आनंद आ जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। रसात्मक वाक्यम काव्यम। एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे रस में डूबा हुआ गोला रसगोला कहलाता है, रस में डूबा हुआ गोला रसगुल्ला कहलाता है। उसी प्रकार रस में डूबे हुए वाक्य को काव्य कहते हैं। नहीं आया समझ में, सभी को आ गया होगा। रसात्मक वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। अब जो काव्य है ना, वैसे तुम्हारे यहाँ पे काव्य कितने प्रकार के होते हैं सुना होगा सभी ने। दृश्य काव्य होता है, ठीक है, श्रव्य काव्य होता है। दृश्य मतलब कि क्या होता है, देखने वाला काव्य। श्रव्य यानी क्या होता है, सुनने वाला काव्य। दृश्य यानी कि देखने वाला, श्रव्य यानी कि सुनने वाला। ठीक है, तो इस तरह से काव्य के प्रकार हैं। वैसे शैली की दृष्टि से देखें तो शैली की दृष्टि से भी काव्य के अलग प्रकार हैं। शैली की दृष्टि से कितने प्रकार का होता है काव्य, 3 प्रकार का। एक तो पद्य और दूसरा गद्य और तीसरा क्या होता है, चंपू काव्य।
भैया ये चंपू काव्य क्या है? सर गद्य तो पता है हमें, गद्य मतलब क्या होता है, पद्य तो पता है हमें, पद्य मतलब पद्यांश। गद्य भी हमें सर पता है, गद्यांश होते हैं, गद्यांश पद्यांश सभी ने सुने। लेकिन सर ये चंपू काव्य क्या है? चंपू काव्य जो है ना, पद्य और गद्य अगर दोनों को मिक्स कर दें, पद्य और गद्य दोनों को मिक्स कर दें, तो ऐसे काव्य को हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। इतना समझ में आ गया सभी को? चंपू काव्य क्या है? गद्य पद्य से मिश्रित रचना को हम चंपू काव्य कहते हैं। अब और आगे समझते हैं। वैसे जो काव्य है ना, हमारी किताब में, हमारी हिंदी की किताब में इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बेसिकली अगर अच्छे से समझें तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो होता है प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, और दूसरा क्या होता है? मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, इनको अच्छी डिटेल में समझते हैं। देखो प्रबंध मतलब क्या है? यहाँ पर प्रबंध मतलब होता है बंध, यानी बंधी हुई, प्रबंध यानी बंधी हुई रचना। जैसे एक माला होती है, माला सभी ने देखी होगी, माला में मोती जो रहते हैं एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। माला में मोती कैसे रहते हैं? एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। उनको अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक मोती को अलग करना चाहोगे तो पूरी माला टूटेगी। उसी प्रकार जब छंदों को एक दूसरे से बांध दिया जाए, छंदों को एक दूसरे से बांध दिया जाए, या बंधी हुई रचना या क्रमिक रचना को हम क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? अच्छी तरीके से बंधी हुई रचना को प्रबंध काव्य कहते हैं। ठीक है, एक माला में अच्छी तरह से मोती बंधे रहते हैं, उसी प्रकार प्रबंध काव्य में अच्छी तरह से क्या बंधे रहते हैं? छंद बंधे रहते हैं। इतना समझ में आ गया? इसके बाद आते हैं मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य क्या होता है? जैसे गुलदस्ता सभी ने सुना होगा, गुलदस्ते में जो फूल रहते हैं ना, बंधे तो रहते हैं, लेकिन फूलों को हम क्या कर सकते हैं? निकाल के अलग भी कर सकते हैं। तो मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? कि मुक्त रचना। मुक्तक काव्य मतलब क्या होता है? मुक्त रचना। देखो जैसे कि कबीरदास के दोहे पढ़े होंगे, सूरदास के दोहे पढ़े होंगे सभी ने। ठीक है, जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल हो, सभी ने सुना होगा। ठीक है, इसको गा के भी पढ़ा जा सकता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अच्छा सुना है ना सभी ने? चलो ठीक है, मैं आगे नहीं गा रहा हूँ। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आप शीतल होए। इस तरह की जो रचना होती है मुक्त रचना होती है, क्योंकि इसमें पहली, जैसे ये वाला जो दोहा है, इसमें वाणी का महत्व बताया गया। और दूसरा मान लो कोई दूसरा दोहा जाए कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लग गया दूर, इसमें बड़े होने का महत्व बताया गया है। तो अलग अलग प्रकार के दोहे होते हैं और अलग अलग प्रकार के उसमें बात बताई जाती है। लेकिन प्रबंध काव्य में बंधी हुई रचना है। इसमें अगर किसी एक चीज़ का, जो मीराबाई के पद, सूरदास के पद, जो सारे जो पद होते हैं वो सब किस काव्य में होते हैं? प्रबंध काव्य में होते हैं। जैसे कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजी पीरी कचौटी। ये सारे जैसे जो छंद होते हैं जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये सारे पद क्या है? लाइन बाई लाइन जोड़ देते हैं। तो जैसे सूरदास के पदों में सुना होगा, मीराबाई के पदों में अच्छी तरह से बंधे हुए हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इनको प्रबंध काव्य कहते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया? थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। जैसे प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य को भी आगे जाके 2 भागों में बांट दिया जाता है। प्रबंध काव्य को 2 भागों में, कौन कौन से भागों में बांटा जाता है? एक तो होता है महाकाव्य और दूसरा होता है हमारा खंड काव्य। महाकाव्य और दूसरा क्या होता है? खंड काव्य। महाकाव्य क्या होता है और खंड काव्य क्या होता है? सर अब इनको थोड़ा सा डिटेल में अपन समझते हैं। ठीक है, तो देखो ये महाकाव्य और खंड काव्य में थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर महाकाव्य खंड काव्य को समझेंगे तो प्रबंध काव्य को हमने 2 भागों में बांट दिया। प्रबंध काव्य को कितने भागों में बांट दिया हमने? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो महाकाव्य और दूसरा क्या है? खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य। खंड काव्य। अच्छा, महाकाव्य क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि महाकाव्य में किसी महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण किया जाता है। किसी महान व्यक्ति के क्या किया जाता है? किसी महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण, यानी कि जीवन से, जन्म से लेकर मरण तक का वर्णन किया जाता है। किसी महान व्यक्ति के
संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण, चरित्र मतलब उसका चरित्र वगैरह, मतलब उसके गुण वगैरह उनको सबको बताया जाता है, चरित्र चित्रण किया जाता है। आ गया या नहीं आया समझ में? सभी को आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं खंड काव्य। समझ में आ गया महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य में किसी महान व्यक्ति के, महाकाव्य में किसी महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण किया जाता है। इसके बाद आते हैं खंड काव्य। समझ में आ गया? खंड काव्य क्या होता है? खंड काव्य में किसी भी महान व्यक्ति के या किसी भी व्यक्ति के जीवन की, किसी भी व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का, जीवन की एक घटना, जैसे आपने सुना होगा सभी ने कि जीवन की एक घटना, जैसे सुदामा जी थे, सुदामा जी के बारे में सभी ने सुना है। सुदामा जी जब थोड़े बहुत चावल पोटली में लेके श्री कृष्ण जी के द्वार पे आए थे, तभी एक गाना सुना होगा सभी ने, हरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा। चलो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो जो जीवन की एक घटना का मतलब समझ गए ना, जो सुदामा जी थे ना, सुदामा जी की जीवन की एक घटना का वहाँ वर्णन किया गया है। सुदामा चरित क्या है? एक खंड काव्य है, और सुदामा चरित में सुदामा जी की जीवन की सिर्फ एक घटना का वर्णन किया गया है। नरोत्तम दास ने लिखा है सुदामा चरित। तो सभी को समझ में आ गया होगा खंड काव्य क्या होता है। खंड काव्य में किसी भी व्यक्ति के जीवन की एक घटना का चरित्र चित्रण किया जाता है। जैसे अंतर अगर देखें तो एक तो अंतर यही बन जाएगा हमारा, एक ये बन जाएगा महाकाव्य जो होता है ना, महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है, महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है। और खंड काव्य में क्या लिखेंगे हम? खंड काव्य में सिर्फ एक छंद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा अंतर समझ में आ गया, महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है और खंड काव्य में एक छंदों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जैसे देखें तो महाकाव्य में अनेक सर्ग होते हैं, महाकाव्य में क्या होते हैं? अनेक सर्ग होते हैं, और खंड काव्य में क्या होता है? एक ही सर्ग होते हैं, सर्ग होता है, ठीक है। इस तरह से और भी अंतर हम बना सकते हैं, और किताब में से और भी पढ़ेंगे हम, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो प्रबंध काव्य, इसको तो दो भागों में बांट दिया हमने। अब आते हैं मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य क्या होता है? इसको भी दो भागों में बांट देते हैं। मुक्तक काव्य अभियाल पढ़ा अपन ने सभी ने, कि जो फूलों का गुलदस्ता होता है उसमें फूलों को अलग कर सकते हैं, उसी प्रकार इसमें भी छंदों को हम अलग अलग कर सकते हैं, मुक्त छंद होते हैं, ठीक है। क्रमिक रचना नहीं होती है, जबकि प्रबंध काव्य में छंद बंधे रहते हैं। जिस प्रकार माला में मोती बंधे रहते हैं, उसी प्रकार प्रबंध काव्य में एक दूसरे से छंद बंधे रहते हैं, लेकिन इसमें तो छंद मुक्त रहते हैं, ठीक है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है हमारा पाठ्य मुक्तक, पहला क्या है हमारा? पाठ्य मुक्तक, पाठ्य मुक्तक, और दूसरा क्या है? गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक क्या होता है? जैसे पढ़ा जाने वाला, जैसे सभी ने सुविचार पढ़े होंगे, सुविचार, ठीक है। जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। और सूरदास जी के सुविचार, सूरदास जी, कबीरदास जी ने सबसे अच्छे सुविचार गाए हैं, तो इनके जो सुविचार आते हैं सभी पाठ्य मुक्तक में आते हैं। और गेय मुक्तक क्या होता है? गेय मुक्तक मतलब होता है गाने वाला, गाने वाला मतलब जिनको गा गा के पढ़ा जाता है, जिनको अनेक ऐसे छंद होते हैं जैसे इनको गा गा के पढ़ा जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? गेय मुक्तक में आते हैं। इसमें क्या रहता है कि सिर्फ विचारों की प्रधानता रहती है। इसमें किसकी प्रधानता रहती है? विचारों की प्रधानता रहती है। लेकिन इसमें किसकी प्रधानता रहती है? भावनाओं की प्रधानता रहती है, भावनाओं या भावों की प्रधानता रहती है। समझ में आ गया? इसमें संगीतमकता की प्रधानता नहीं होती, इसमें संगीतमकता की भी प्रधानता रहती है, संगीतबद्ध होता है। गेय मुक्तक क्या होता है? संगीतबद्ध रचना होती है। कैसी रचना होती है? संगीतबद्ध। इसमें संगीतबद्ध होना जरूरी नहीं है, ये संगीतबद्ध रचना होती है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सभी को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? काव्य। काव्य क्या होते हैं? रसात्मक वाक्यम काव्यम। रस में डूबी हुए गोले को रसगोला कहते हैं, रस में डूबे गुल्ले को रसगुल्ला कहते हैं, उसी प्रकार रस में डूबी हुई वाक्य को काव्य कहते हैं।
काव्य समझ में आ गया ना, वाक्य किससे बनता है, वाक्य शब्दों से, शब्द किससे, वर्ण से, इस तरह से काव्य की रचना हुई है। काव्य कितने प्रकार का, श्रव्य और दृश्य 2 प्रकार का, ये शैली की दृष्टि से देखें तो 3 प्रकार का, पद्य गद्य और चंपू काव्य, पद्य गद्य और चंपू काव्य। फिर हमने पढ़ा काव्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, इनका वर्णन हमारी किताब में दिया है। प्रबंध काव्य क्या होता है, अच्छी तरह से बंधी हुई रचना, और मुक्तक क्या होता है, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं कि मुक्त रचना को, जिसमें छंद एक दूसरे से बिल्कुल मुक्त रहते हैं, बंधे हुए नहीं रहते हैं, उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। यहाँ पे प्रबंध काव्य को भी 2 भागों में बांटा गया है और मुक्तक काव्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो अब चलते हैं, चलिए हमारे प्रश्न बैंक की तरफ। तो प्रश्न बैंक में इस बार हमारे 2021-22 में जो पेपर होंगे हिंदी के, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही आया है कि काव्य की परिभाषा और काव्य के भेद बताइए। तो पहले नंबर पे ही देखो ये क्वेश्चन आया है हमारा, ठीक है। इकाई 2 में पढ़ रहे हैं हम, इकाई 2 हमारी प्रश्न बैंक की इकाई 2 में पहला क्वेश्चन है कि काव्य की परिभाषा और काव्य के भेद बताइए। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, शैली की दृष्टि से काव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो शैली की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, एक तो पद्य, दूसरा गद्य और तीसरा चंपू काव्य। चंपू का मतलब बता चुके हैं पीछे वीडियो में। इसके बाद आते हैं अगला, काव्य के भेद बताए थे कि प्रबंध काव्य होता है। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं कि प्रबंध काव्य क्या होता है, देखो वह काव्य रचना, कौन सी काव्य रचना, वह काव्य रचना जो कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में, वह काव्य रचना जो कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में, ठीक है, कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह से बंधी हो, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। समझ में आ गया ना, जिस प्रकार माला में मोती एक दूसरे से बने हों अच्छी तरह से, उसी प्रकार प्रबंध काव्य में भी छंद और कथा सूत्र एक दूसरे में अच्छी तरह से बंधे हुए रहते हैं। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है, विस्तृत मतलब पूरा जीवन से लेकर मरण तक का वर्णन होता है। जैसे रामचरितमानस है, रामचरितमानस में राम भगवान की शुरू से लेकर एंड तक का वर्णन है, इसलिए तो प्रबंध काव्य में जीवन की विभिन्न झांकियां भी होती हैं, प्रसंग आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। और ये तो सभी को पता ही होगा। हिंदी के महाकाव्य पहला कौन सा है, महाकाव्य रामचरितमानस। किसका है ये, रामचरितमानस तुलसीदास जी का है। रामचरितमानस किनका है, तुलसीदास जी का। और इसके बाद कामायनी भी सभी को पता है, कामायनी दूसरा महाकाव्य जयशंकर प्रसाद। इसके बाद खंड काव्य की बात करें, 2 महाकाव्य याद हो गए, और 2 खंड काव्यों की बात करें तो खंड काव्य सुदामा चरित, ये किसका है, नरोत्तम दास जी का है, ठीक है, नरोत्तम दास। इसके बाद पंचवटी जो खंड काव्य है वो है हमारे मैथिली शरण गुप्त। तो सभी को याद हो जाना चाहिए 2 महाकाव्यों के नाम, उनकी रचयिताओं के नाम, और 2 खंड काव्यों के नाम और उनकी रचयिताओं के नाम। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं। पहले हमने डिटेल में समझ लिया है, फिर अपन प्रश्न बैंक में से उत्तरों को समझ रहे हैं। सभी को याद हो जाना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। प्रबंध काव्य के बाद मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, मुक्तक काव्य। तो देखो मुक्तक काव्य भी हमने समझा था। मुक्तक काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य में जो गुलदस्ता रहता है ना, गुलदस्ता, जिस प्रकार गुलदस्ते में फूल अलग अलग रहते हैं, उनको अलग कर सकते हैं, उसी प्रकार मुक्तक काव्य में भी छंदों को या पदों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कबीरदास के दोहे जो आते हैं, ठीक है, वो सब दोहे वगैरह सब इसी में ही आते हैं मुक्तक काव्य में। तो मुक्तक काव्य क्या होता है कि वह काव्य रचना, कौन सी काव्य रचना, वह काव्य रचना जिसमें कथा नहीं होती है भैया, कथा होती ही नहीं है, और प्रत्येक छंद पूर्व पद के प्रसंग से मुक्त हो जाता है। पूर्व पद के प्रसंग से क्या होता है, मुक्त होता है, उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। जैसे बिहारी सतसाई, कबीरदास की सखियां आदि क्या है, हमारे मुक्तक काव्य हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अभी हमने समझा था प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, एक तो होता है महाकाव्य और दूसरा क्या होता है, खंड काव्य। तो देखिए अगला क्वेश्चन प्रश्न बैंक में यही आ गया, महाकाव्य क्या होता है, ठीक है। इससे पहला क्वेश्चन है प्रबंध काव्य के प्रमुख भेदों के नाम बताइए। तो प्रबंध काव्य के 2 भेद हैं, एक तो महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य है। तो महाकाव्य क्या होता है, महाकाव्य जिस काव्य में किसी महान व्यक्ति का, यानी समझाए थोड़ी देर पहले, महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण,
जिस काव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन की सभी महत्वपूर्ण पक्षों का संपूर्ण या आंशिक रूप से छंदों में व्यक्त किया जाता है। मतलब वही महान व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण किया जाता है, चरित्र का चित्रण किया जाता है, लिखा जाता है, वर्णन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। ये अभियाल पढ़ी थोड़ी देर पहले, रामचरितमानस है, किसका है, तुलसीदास जी का है। इसके बाद खंड काव्य की बात करें तो खंड काव्य में क्या होता है, खंड काव्य में भी बताया, किसी भी व्यक्ति के, खंड काव्य क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन की एक घटना, जीवन की एक घटना का इसमें वर्णन किया जाता है। तो ये देखिए, वह काव्य जिसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन की किसी एक मार्मिक घटना, एक मार्मिक मतलब बहुत ही सुंदर घटना का इसमें क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है, उसे हम खंड काव्य कहते हैं। और खंड काव्य क्या है, पंचवटी, मैथिली, शरण गुप्त, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, आख्यानिक गीतियाँ से क्या तात्पर्य है। हाँ, इसमें ही एक और बताना आपको भूल गए, पर प्रबंध काव्य जो है ना वो इसमें 3 है, एक तो महाकाव्य, एक खंड काव्य और एक और होता है इसमें आख्यानिक गीतियाँ। ये अपने नीचे बना देते हैं, आख्यानिक गीतियाँ, आख्यानक गीतियाँ इसी के अंदर आता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रबंध काव्य के ही अंदर आएगा महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानिक गीतियाँ। कौन सी गीतियाँ, आख्यानिक गीतियाँ। सिंपल सी बात है, आख्यानिक गीतियाँ क्या होती हैं, आख्यानिक गीतियाँ मतलब जो हमारे समाज में जो गीत गाए जाते हैं, हमारे समाज में तो जो लघु छोटे छोटे गीत होते हैं उन्हीं को हम आख्यानिक गीतियाँ कहते हैं। गीत समझ में आ रहा होगा शब्द से ही, कि ऐसी पद्यबद्ध रचना, ऐसी पद्यबद्ध रचना जिसमें लघु आख्यान, लघु मतलब छोटा सा गीत होता है, लघु आख्यान या कथा, लघु कथा यानी छोटी सी कथा वर्णित होती है, जिसके छंदों में गेयता होती है, जिसके छंदों में गेयता मतलब कि गाया जाता है जिसके छंदों को, उसे ही हम क्या कहते हैं, आख्यानिक गीतियाँ कहते हैं। जैसे सुना होगा, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सभी ने सुना है, बंधेलो हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली। अब इस तरह के जो गीत आते हैं ना, वो गीत ही क्या कहलाते हैं, आख्यानिक गीतियाँ कहलाते हैं। नरसी जीरो माहिरो, ये भी मीराबाई जी का है। नरसी जी भात लेके गए थे, ठीक है, पैरानी जो पहनाते हैं ना, पैरानी पहनाते हैं, जो मड़वा वगैरह पहनाते हैं, नरसी जी वो लेके गए थे, जबकि वो उनके पास में इतने पैसे नहीं थे, गरीब थे, फिर भी उनका वर्णन किया है किसने, मीराबाई जी ने। इसके बाद आता है हमारा जो मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य जो है उसको भी हमने 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से, एक तो पाठ्य मुक्तक और दूसरा गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक में पढ़ा जाता है, गेय मुक्तक को गाया जाता है। इसमें सुविचार होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, गेयता होती है और भावों की प्रधानता रहती है। इसमें विचारों की प्रधानता, इसमें भावों की प्रधानता। चलो देखते हैं इसको भी। मुक्तक काव्य तो पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक क्या होता है कि विभिन्न विषयों पर, कौन से विषयों पर, विभिन्न विषयों पर विचार प्रधान रचनाओं का संग्रह। कौन सी रचनाओं का संग्रह, विचार प्रधान रचनाओं का संग्रह पाठ्य मुक्तक श्रेणी में आता है। विचार प्रधान समझ में आ गया कि नहीं आया, विचार प्रधान मतलब सुविचार होते हैं, इसमें भावों की अपेक्षा विचारों, भावों की अपेक्षा विचारों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, भावों की अपेक्षा विचारों पर इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें भाव नहीं होते, पाठ्य मुक्तक से पढ़ा जाता है, जैसे कि कबीर, तुलसीदास, रहीमदास आदि के दोहे सभी किस में आते हैं, हमारे पाठ्य मुक्तक में आते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ा जाता है, इनमें विचार रहते हैं, भाव नहीं रहते। इसके बाद गेय मुक्तक की बात करें तो इन्हें प्रगीत भी कहा जाता है। गेय मुक्तक को प्रगीत मतलब इनको गा गा के पढ़ा जाता है। इसमें भावना एवं रागात्मकता की इसमें प्रधानता होती है, और इन्हें गेय पदों में यानी गा गा के संगीत की प्रधानता एवं कोमल कांत पदावली होती है। इनमें संगीत की प्रधानता रहती है, गा गा के पढ़ा जाता है। जैसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा के गाए गए पद सभी ने सुने होंगे। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैनी, तैसी बनी सर सुंदर चोटी, खेलत खाते तरे अंगना, पग पैंजनी भाजती पीरी कचोटी, बाछवी को रस कान विलोकत, भारत काम कला निधि कोठी, काव्य के भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो इस तरह के दोहे सबने सुने होंगे। तो इनका अभी मैं मतलब नहीं बताऊंगा अभी, और आगे हम पढ़े। इस तरह से आज हमने समझा कि जो हमारे हिंदी में प्रश्न बैंक आए हैं उसके काव्य वाले क्वेश्चन समझे, काव्य को पढ़ा, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, आख्यानक गीतियाँ, महाकाव्य, खंड काव्य, ठीक है, इन सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या है कि लाइन बाय लाइन ग्रामर को लेंगे, तो अगली वीडियो हम
रस को लेंगे, फिर छंद को पढ़ेंगे, फिर अलंकारों को पढ़ेंगे। इस तरह से लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। कोशिश करूँगा कि मैं अगली वीडियो में इकाई 2 को ख़त्म कर दूँ, ठीक है, क्योंकि अपने पेपर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पास में है, तो जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करना है हमको, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको वीडियो मिलती जाएंगी, ठीक है। तो बने रहें।